नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 14 कहानियों को हम पढ़ चुके हैं। और इसी श्रृंखला में आज की हमारी 15वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है कोशी का घटवार। इसको पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक श्री शेखर जोशी जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम श्री शेखर जोशी जी के विषय में तथा उनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। देख लेते हैं शेखर जोशी जी के विषय में। सबसे पहले, शेखर जोशी जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के औलिया गांव में सन 1932 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ था। यानी शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर सन 1991 में हुई थी। शेखर जोशी जी की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही उनका सुरक्षा विभाग के EME अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया था। वे सन 1955 से 1986 तक सैनिक सेवा में कार्यरत रहे थे। बाद में इन्होंने अपनी इच्छा से इस पद को त्याग कर दिया था तथा इसके बाद स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू किया था। शेखर जोशी जी की कालजयी कहानी दाज्यू है। अब बात करते हैं शेखर जोशी जी की रचनाओं की। कोशी का घटवार सन 1997 में आई, जो कि आज का हमारा विषय भी है। दाज्यू, जो कि इनकी कालजयी कहानी है, ये भी सन 1997 में आई। अप्रतीक्षण 1998 में, सहयात्री सन 1959 में, प्रश्नवाचक आकृतियाँ 1961 में, समर्पण 1961 में, दौड़ 1965 में, रास्ते 1965 में, बदबू 1967 में, सात के लोग 1967 में, हलवाहा 1981 में, मेरा पहाड़ 1989 में, नौरंगी बीमार है 1990 में, डांगरी वाले 1994 में, किंकरोमी जनार्दन। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जिनके ईयर हमें नहीं पता हैं, जिनमें से हैं किंकरोमी जनार्दन, तरु का निर्णय, उस्ताद, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, गाइड, निर्णय, नेकलेस, किस्सा गो, संवादहीन, विडुबा, आशीर्वाद, बच्चे का अपना। ये इनके अन्य संग्रह हैं। इनके जो कहानी संग्रह हैं वे हैं कोशी का घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनमें है मेरा पहाड़, अथ मूषक उवाच, चींटे के पर, सात के लोग और हलवाहा। ये इनके लिखे कुछ उपन्यास हैं। शब्द चित्र भी इन्होंने लिखा, एक पेड़ की याद, इस नाम से। इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं, जिनमें प्रमुख है निराला के प्रति, द्विज, अंकित होने दो, बर्फ, पहली वर्ष के बाद, उन सृष्टा उंगलियों को चूम लूं, धना रोपाई, मुजफ्फरनगर कारखाना।
ये इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हमारी आज की कहानी कोशी का घटवार की। कोशी का घटवार कहानी जो है वो 1998 में यानी 1958 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी जोशी जी की कहानी संग्रह कोशी का घटवार से ही ली गई है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार हैं। कोशी का घटवार इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। कोशी का घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जनजीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोशी के घटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था के समकक्ष माना जाता है। मतलब जैसे उसने कहा था कहानी हमने पढ़ी थी, वे भी एक अधूरी प्रेम कहानी थी, इसी तरह ये कोशी का घटवार कहानी भी है। शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनकी नई कहानियों में यथार्थ की झलक दिखाई देती है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। घटवार का अर्थ होता है पनचक्की, जो पानी से चलती है। उस चक्की से अनाज आदि को पीसा जाता है। इस प्रकार हमने इस कहानी के विषय में जाना। अब हम कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। दोस्तों, कहानी में तो कुल 12 पात्र हैं, लेकिन इसमें वे सभी पात्र इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इसके केवल मुख्य 2 पात्र हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। वे 2 पात्र हैं लक्ष्मा और गोसाई। ये 2 पात्र ही याद रखने योग्य हैं। अब हम बात करेंगे कहानी की। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए खहानी शुरू करते हैं। कोशी का घटवार कहानी अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के 2 पाटों के व्रतों में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर जाते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि कितनी देर की पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सी सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा ससाला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ तक चला गया है? कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान भी नहीं है। अन्य वर्षों तक अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां भी सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे हैं गुसाई का यह घट। यहाँ गुसाई जी के एक घट की बात हो रही है। गुसाई जी आटा पीसने का काम मतलब गेहूँ पीसने का काम करते हैं, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। पर इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी से ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का यह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो यह बात
यहाँ तक सुनाई दे जाए। छप 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 छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगे। कहीं कोई सुराख निकास हो तो उसे बंद कर दें, एक बूंद भी पानी बाहर ना जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंच गए। नदी की पुरानी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूसरे रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हैं हो, यहाँ लंबर देर से आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, ज़रूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों में मुस्काया। रसाला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ ज़रूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी वापस लौट गया। महल की छाँव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुडगुड करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किटकिट किटकिट खप्पर से दाने गिरने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज़ धूप, कहीं चिरैया भी नहीं बोलती। किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर भी नहीं है। सूखी नदी के किनारे बैठा हुआ गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच बड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का ही आसरा हो जाता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता था। सूखी नदी के किनारे का वह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना दे बैठ गया था, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर गुसाई जी बिल्कुल अकेले रहते थे, इस बात को कहने का प्रयास लेखक ने किया है। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं था। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का, जिसका घर द्वार ही नहीं, बीवी बच्चे भी नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भी गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लग रही थी। पैंट की सलवटों को ठीक करते हुए गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद कर गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां स्तब्ध हैं।
उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना? हाँ, बैसाख का ही महीना था। सर पर क्रॉस की खुखरी की क्रेस्ट वाली काली किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया था, यानी सालाना छुट्टी पर वह घर आया था। तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बैठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई जी को इस रूप में देखने का भी कौतूहल था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। नाला पार के गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे के गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल को जाते देखकर वह छोकरों से काकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करती गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी मार के रमुआ ने, जो तुरी निसाड़ लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं। परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था। हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल की उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की तो है। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला गया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन उसने पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन ना करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, ससाल एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी
तो वह अवश्य कहेगा कि गंगनाथ जाकर लगाकर प्रायश्चित ज़रूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज़ करने से क्या लाभ। पर जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ है वह कभी फल फूल नहीं पाया है। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता था। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा भी नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफ़र करवाने की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम सबसे ऊपर आता रहा। लगातार 15 साल तक पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया उसने। पर नदी के किनारे वह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। पर चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी की आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने के लिए क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन ही नहीं हुआ। वह आकृति जब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का नाच समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैलों में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछर छिछर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घड़घड़ाहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंककर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई ने उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर जाने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैला हुआ था, जो अब तो गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इसी कृत्रिम सफ़ेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने के लिए आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का रास्ता लेती। दूसरी बार प्रश्न को गुसाई ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले से ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किस प्रकार की अनुनय विनय नहीं की।
शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने के लिए लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर 1-2 कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने के लिए बाध्य कर दिया था। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ ना दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंदर में तीव्र उथल पथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पा रहा था। स्त्री ने आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पहचान स्वीकार ना करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला अंदर घट के अंदर रखकर आ गई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाडिम के एक पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान वहां नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी हो गई। जैसे उसने निकट आते जाते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी। बड़ा उपकार का काम किया है तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर का लंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके का बाई। गुसाई ने अंतर में घुमड़ती हुई आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे कि वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाडिम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखकर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी। जैसे अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी। शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था। वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया है। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें ज़मीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। ज़मीन पर गिरे एक दाडिम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा,
तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव था। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति को प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। वह गले में चरेऊ, जो कि सुहाग का चिन्ह नहीं होता है, उसे पहने थी। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए मुझे जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजार कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाडिम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाडिम की फैली फैली अधटंगी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही हो तो इधर छाँव में आ जाओ। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यह यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गोल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली में भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की मुंह की ओर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में रखी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही।
सड़क के किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा था। एक बार झुंझला कर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रहे, अभी लौटकर जाएंगे, इतनी देर में क्यों मारा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मेहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 1-2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक एल्यूमिनियम के मेस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास ज़मीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई उसे ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगीं। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थीं। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया था। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई की ओर देख रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएंगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। नाना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखकर आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। ओ, यूं कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुना दी और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी अपने माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर बच्चा रोटियां लेने में संकोच कर रहा था तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों में इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से
उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा होता तो मेरे भाग्य क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक तक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए यह रख ले। ले काम चलाने के लिए यह रख ले। परसों से दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ़ के वक्त ही आदमी के काम आया तो बेकार, आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह है, जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे ज्वार और तूफान का वहाँ कोई शेष चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसमें साहस नहीं था, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज़ हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उसकी ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी अपने निजी आटे के 3 से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट आया। पिसान पे जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक कर बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह ना जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए।
लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उसे पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने पर टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट की आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसक खिसक कर चल रहा था और मथानी का पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं था। सब सुनसान, सब निस्तब्ध था। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी समाप्त तो होती है। कहानी थोड़ी लंबी थी। इसमें कहानी का एंड जो है वो थोड़ा दुखद ही है, क्योंकि दोनों आपस में मिल नहीं पाते और काफ़ी गरीबी के दिन लक्ष्मा भी बिता रही होती है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।